नमस्कार। आज हम समय के सागर में एक डुबकी लगाने वाले हैं, एक ऐसी लोक कथा के साथ जो प्यार, परंपरा और बलिदान की कहानी कहती है। हाँ, एक बहुत ही जानी पहचानी और दिल को छूने वाली कहानी। हम बात कर रहे हैं ततारा और वामिरो की कथा की। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श के पाठ सारांश और उससे जुड़े कुछ प्रश्नोत्तरों से ली गई है। हाँ, मतलब ये स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा रही है। बिल्कुल। तो हमारा आज का मकसद है इस कहानी के जरिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अतीत की एक झलक देखना, वहां के समाज को समझना और ये जानना कि कैसे एक प्रेम कहानी ने न सिर्फ दो जिंदगियां बदल दी बल्कि पूरे समुदाय की एक पुरानी रीति को भी बदल दिया। हाँ, कैसे एक निजी कहानी का असर पूरे समाज पर पड़ा। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। जरूर। सबसे पहले ये कहानी हमें ले जाती है लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूहों में। जी। दिलचस्प बात यह है कि वहां के निकोबारी लोगों का मानना है कि बहुत पहले ये दोनों द्वीप असल में जुड़े हुए थे, मतलब एक ही भूभाग थे। हाँ, ये उनकी लोक मान्यता है। इसी पृष्ठभूमि में हमारी कहानी के नायक हैं ततारा। और ततारा कोई साधारण युवक नहीं थे जैसा आपने बताया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका व्यक्तित्व वाकई प्रभावशाली बताया गया है। नेक दिल, हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार, बेहद साहसी और शारीरिक रूप से भी काफी शक्तिशाली। बिल्कुल। और उनकी ये अच्छाई सिर्फ दिखावे की नहीं थी, वो अपने गांव के लोगों की ही नहीं बल्कि आसपास के सभी द्वीपवासियों की मदद करना, उनकी सेवा करना, वो अपना कर्तव्य समझते थे। सही। शायद इसीलिए वो इतने लोकप्रिय थे, हर कोई उनका आदर करता था, है ना? उनके बहादुरी के किस्से तो खूब मशहूर थे। हाँ, बिल्कुल। और एक और रहस्यमयी चीज थी उनके साथ, उनकी लकड़ी की तलवार। अच्छा, लकड़ी की तलवार। हाँ, लकड़ी की। लोगों में ये धारणा थी कि लकड़ी की होने के बावजूद उसमें कोई अद्भुत दैवीय शक्ति छिपी है। अरे वाह। हालांकि ये बात हमेशा एक रहस्य ही रही, क्योंकि कहा जाता है कि ततारा ने कभी उसका इस्तेमाल दूसरों के सामने नहीं किया। वो तलवार उनके व्यक्तित्व का ही एक हिस्सा थी, शक्तिशाली पर संयमित। ये जानना दिलचस्प है कि इस तलवार की शक्ति का जिक्र वो बाद में कहानी में आता है। खैर, ततारा की दिनचर्या के बारे में बताया गया है कि वो दिन भर काफी मेहनत करते थे और फिर शाम को थकान मिटाने, थोड़ा सुकून पाने समुद्र किनारे टहलने निकल जाते थे। हाँ, उस शाम का नजारा कल्पना करने लायक है। दिन भर की मेहनत के बाद शांत समुद्र तट, ठंडी हवा के झोंके, घर लौटते पंछियों की धीमी होती आवाजें, हाँ। डूबते सूरज की किरणें जो पानी पर रंग बिखेर रही होंगी, एक सुकून देने वाला माहौल। ततारा शायद इसी शांति की तलाश में वहां जाते होंगे। और ऐसी ही एक शांत शाम को उस सुकून भरे माहौल में अचानक एक मधुर गीत की आवाज गूंजती है। ततारा देखते हैं कि एक युवती बेहद सुरीले अंदाज में गा रही है। ये वामिरो थीं। जी। वो गीत में इतनी खोई हुई थीं कि उन्हें अपने आसपास का होश ही नहीं था। लेकिन तभी प्रकृति ने, जैसे आप कह सकते हैं, दखल दिया। समुद्र की एक ऊंची लहर आई और वामिरो को पूरी तरह भिगो गई। ओह। इस अचानक हुई घटना से वो बुरी तरह हड़बड़ा गईं, सकपका गईं और गाना भूल गईं। यहीं से ततारा और वामिरो की कहानी असल में शुरू होती है ना? बिल्कुल। ततारा, जो शायद उस मधुर आवाज से पहले ही प्रभावित हो चुके थे, उन्होंने वामिरो से पूछा कि उन्होंने गाना क्यों रोक दिया और उनसे गाना पूरा करने का आग्रह किया। लेकिन वामिरो की पहली प्रतिक्रिया काफी रूखी थी। मतलब एक अजनबी को देखकर जो स्वाभाविक होती है शायद। उन्होंने अजनबी की तरह ततारा को देखा और पूछा, तुम कौन हो? मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो और ऐसा असंगत सवाल क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अपने गांव लापाती के अलावा किसी और गांव के युवक के सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। अच्छा। ये उस समय के निकोबारी समाज के नियम को दिखाता है, जहां गांवों के बीच शायद एक किस्म की दूरी या सीमा थी। शायद कुछ असर हुआ, लेकिन ततारा, उन पर तो जैसे वामिरो का जादू चल गया था। बिल्कुल। वामिरो से वो पहली मुलाकात ततारा के शांत और गंभीर जीवन में एक तूफान ले आई। वो घर लौटे तो मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक छटपटाहट। वो खुद हैरान थे कि उन्हें क्या हो गया है, पर साथ ही एक रोमांच भी महसूस कर रहे थे। उनका मन पूरी तरह वामिरो में अटक गया था। यानी पहली नजर का प्यार जिसे कहते हैं, वैसा ही कुछ हुआ होगा शायद। हाँ। उनके लिए अब एक एक पल काटना मुश्किल हो गया। वो दिन भर बस वामिरो के बारे में सोचते रहते और शाम होने का इंतजार करते ताकि वो फिर से उसी चट्टान पर जा सके जहां वामिरो से मिलने की उम्मीद थी। उन्होंने वामिरो से अगले दिन फिर मिलने की याचना जो की थी। और वामिरो भी आई। अच्छा। हाँ, दोनों रोज शाम को
उसी जगह मिलने लगे। आंखों ही आंखों में बातें होती, एक मूक प्रेम उनके बीच पनपने लगा। लेकिन इस पनपते हुए प्यार पर एक बहुत बड़ा सामाजिक पहरा था, उनके गांव की परंपरा। हाँ, ये परंपरा ही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी दीवार बनी। क्या थी ये परंपरा? निकोबारी समाज में उस समय ये कठोर नियम था कि विवाह संबंध केवल अपने ही गांव के लड़के या लड़की के साथ हो सकता था। ओह, ततारा पासा गांव के थे और वामिरो लापाती गांव की। अलग अलग गांव होने का मतलब था कि उनका विवाह समाज की नज़र में मतलब असंभव था। बिल्कुल नामुमकिन। हाँ, ये रीति उनके प्यार के लिए एक अभिशाप जैसी थी। सोचकर ही अजीब लगता है कि दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए साथ नहीं हो सकते क्योंकि वो अलग-अलग गांव के हैं। जी, ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी परंपराएं इंसान की भावनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण मान ली जाती हैं। वैसे इस कहानी में उस समाज के रीति रिवाजों और मनोरंजन के तरीकों का भी जिक्र आता है ना? हाँ बिल्कुल। बताया गया है कि प्राचीन निकोबार में लोग मनोरंजन और अपनी सामाजिकता बनाए रखने के लिए कई तरह के आयोजन करते थे। जैसे पशु पर्व होते थे, मेले लगते थे, कुश्ती जैसी प्रतियोगिताएं होती थीं, नाच गाने के कार्यक्रम भी रखे जाते थे। ये सब सामुदायिक जीवन का हिस्सा थे। पशु पर्व के बारे में थोड़ा विस्तार से बताया गया है। इन पर्वों में गांव के सबसे हृष्ट-पुष्ट पशुओं का प्रदर्शन किया जाता था। हाँ, शायद समृद्धि और शक्ति का प्रतीक रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। और इतना ही नहीं, पुरुषों को अपनी ताकत दिखाने के लिए पशुओं से भिड़ना भी पड़ता था। ये मेले जैसे आयोजन होते होंगे जहां पूरा गांव इकट्ठा होता, खाना पीना होता और लोग मिलते जुलते थे। ये सामाजिक आयोजन महत्वपूर्ण थे, लेकिन यही आयोजन ततारा और वामीरों की कहानी में एक दुखद मोड़ का कारण भी बना। कैसे? ऐसे ही एक पशु पर्व के मेले में ततारा भी पहुंचे थे। वामीरो भी वहां थी, लेकिन जब वामीरो की मां और गांव के अन्य लोगों ने ततारा को वहां देखा, अपमान का कारण वही था कि वो दूसरे गांव का होकर उनकी बेटी वामीरो से क्यों मिल रहा है, क्यों संबंध बना रहा है। जी बिल्कुल, ये उनकी परंपरा के खिलाफ था। उस भीड़ के सामने किया गया ये अपमान ततारा सहन नहीं कर सके। स्वाभाविक है, वो अपमान, वो लाचारी कि वो अपनी प्रेमिका के लिए कुछ नहीं कर सकते, समाज के बनाए नियमों के आगे वो बेबस थे, ये सब उनके अंदर एक भयानक क्रोध बनकर उबल पड़ा। वो देख रहे थे कि वामीरो उनकी वजह से रो रही हैं, दुखी है, और वो रीति रिवाजों के बंधन में इतने जकड़े हुए थे कि कुछ कर भी नहीं सकते थे। और उसी क्रोध और बेबसी के आलम में उन्होंने वो किया जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। हाँ, जब उन्हें अपमान और दुख से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने गुस्से में अपनी वही रहस्यमयी लकड़ी की तलवार निकाली। वही तलवार? हाँ, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखते थे, और पूरी ताकत से उसे जमीन में गाड़ दिया। और फिर वो उस तलवार को अपनी पूरी शक्ति लगाकर खींचते हुए दूर तक चले गए। खींचते हुए? हाँ, निकोबारी लोगों का विश्वास है, उनकी लोक कथा के अनुसार, कि ततारा के इस बल प्रयोग से धरती में गहरी दरार पड़ती चली गई और वो द्वीप जो पहले एक था, दो हिस्सों में बट गया, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। क्या ये सचमुच हुआ या ये लोक कथा का एक प्रतीकात्मक हिस्सा है? ये कहना मुश्किल है। हाँ, ये लोक विश्वास है, लेकिन कहानी के अनुसार इसी विभाजन ने ततारा और वामीरो को हमेशा के लिए अलग कर दिया। ओह, बिल्कुल। धरती के बटने से ततारा एक तरफ रह गए और वामीरो दूसरी तरफ। वो एक दूसरे को पुकारते रहे, लेकिन मिल नहीं सके। तो उनका अंत कैसे हुआ? अंत में दोनों की इस विरह में ही मृत्यु हो गई। उनकी प्रेम कहानी का अंत बेहद दुखद हुआ। एक ऐसी त्रासदी जिसने न सिर्फ दो जानें लीं, बल्कि जैसा वहां के लोग मानते हैं, भूगोल तक बदल दिया। एक प्रेम कहानी का इतना भयानक अंत, लेकिन क्या इस त्रासदी का कोई और प्रभाव भी हुआ समाज पर? हाँ, और यहीं ये कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। ततारा और वामीरो के इस बलिदान, उनकी इस त्यागमयी मृत्यु ने निकोबार के लोगों को झकझोर कर रख दिया। उन्हें शायद पहली बार एहसास हुआ कि जिस परंपरा को वो ढो रहे थे, वो कितनी निर्दयी और अमानवीय हो सकती है। तो क्या उन्होंने उस परंपरा को बदला? जी हाँ, कहानी के अनुसार इस दुखद घटना के बाद निकोबारियों ने अपनी सदियों पुरानी उस रूढ़ी को बदल दिया। अच्छा। उन्होंने तय किया कि अब दूसरे गांवों के युवक युवतियों के बीच भी विवाह संबंध हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा और आप कह सकते हैं सुखद सामाजिक परिवर्तन था, जो ततारा और वामीरो के बलिदान की वजह से संभव हुआ। ये वाकई एक शक्तिशाली संदेश है कि कभी-कभी बड़े बदलाव लाने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सही कहा। ये कहानी हमें उन सामाजिक नियमों और रूढ़ियों पर भी सोचने को मजबूर करती है जिन्हें हम अक्सर बिना सवाल किए मान लेते हैं।
सही कहा। देखिए, कोई भी रीति रिवाज या सामाजिक नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि समाज में एक व्यवस्था रहे, लोगों का जीवन बेहतर हो, न कि इसलिए कि वो इंसान को बांधें, उसकी भावनाओं को कुचल दें। समाज और जीवन हमेशा बदलते रहते हैं, वो प्रगतिशील हैं। हमारा रहन सहन, हमारी ज़रूरतें, हमारी सोच सब समय के साथ विकसित होती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि परंपराओं का कोई मोल नहीं, उन्हें बस छोड़ देना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। परंपराएं हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं, हमारी पहचान का हिस्सा होती हैं। लेकिन जब वही परंपराएं या रूढ़ियां समय के साथ अप्रासंगिक हो जाएं, मतलब उनका कोई मतलब न रहे, जब वो लोगों की खुशी, उनकी आज़ादी या समाज की तरक्की के रास्ते में रुकावट बनने लगें, हाँ, तो उनमें बदलाव जरूरी हो जाता है। जैसे ततारा और वामिरो की कहानी में हुआ। वो लीथी शायद कभी किसी वजह से बनी होगी, हो सकता है गांव की अपनी पहचान या संसाधन सुरक्षित रखने के लिए। हाँ, हो सकता है। लेकिन समय के साथ वो एक बंधन बन गई, एक बोझ बन गई। बिल्कुल, जब रूढ़ियां बंधन बनकर बोझ लगने लगें, जब वो इंसानी भावनाओं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विकास के आड़े आने लगें, तो उनका टूट जाना ही समाज के लिए बेहतर होता है। सही। ततारा वामिरो की कथा यही दिखाती है कि कैसे एक कठोर परंपरा ने दो प्रेम करने वालों की जान ले ली, लेकिन उनके बलिदान ने आखिरकार समाज को ये समझने पर मजबूर किया कि